नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। वक्त हो गया है प्राइम डिबेट का। संसद के चालू बजट सत्र में संविधान को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को जमकर घेरा है। इस मुद्दे के जरिए बीजेपी अब उस पिच पर बैटिंग कर रही है जिस पर कांग्रेस लोकसभा चुनाव के दौरान से बीजेपी को घेर रही थी। लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी का यह संविधान वाला सियासी हथियार अब बीजेपी अपने पाले में लाती दिख रही है। दरअसल आपको बता दें कि यह सब कुछ शुरू हुआ कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के एक बयान से। दरअसल डीके शिव कुमार ने हाल ही में कर्नाटक में मुस्लिमों को आरक्षण देने के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अगर जरूरत हुई तो संविधान में बदलाव भी किया जाएगा। इसको लेकर बीजेपी हमलावर है और बीजेपी ने यह मुद्दा संसद में उठाया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम आरक्षण के लिए बाबा साहब के बनाए गए संविधान को क्यों बदलना चाहती है। कांग्रेस अध्यक्ष जो इस सदन में विपक्ष के नेता भी हैं, उनको जवाब देना चाहिए। तो वहीं राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने भी कहा कि कांग्रेस पार्टी जो संविधान की रक्षक बनती है, बाबा साहब ने स्पष्ट कहा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने साउथ में मुस्लिम धर्म के लिए कॉन्ट्रैक्ट में 4% आरक्षण का प्रावधान किया है। जेपी नड्डा ने कहा कि इससे ऑथेंटिक किया और कहा कि कर्नाटक के डिप्टी सीएम ने वहां के सदन में कहा है कि जरूरत पड़ी तो हम संविधान को बदलेंगे और ये लोग संविधान के बड़े रक्षक बनते हैं। ऐसे में वहां संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया गया है। यानी कि कर्नाटक में जेपी नड्डा ने कहा है कि संविधान की धज्जियां उड़ाई गई है। विपक्ष के नेता को इसका जवाब देना चाहिए। ऐसे में संसद में आज घमासान देखने को मिला है। सबसे पहले आप वो आरोप और प्रत्यारोप सुनिए। एसटी का और ओबीसी का हक मार करके रिजर्वेशन मुस्लिम्स को, माइनॉरिटीज को देने का काम किया है। और इन्होंने बैकडोर एंट्री क्या की है? बैकडोर एंट्री ये की है कि माइनॉरिटीज को, मुस्लिम्स को स्पेसिफिकली ओबीसी में बैकडोर से एंट्री देने का भी काम, कुछ प्रयास इन्होंने किया। इतिहास इस बात का गवाह है। और अभी भी मेरे वक्तव्य के बाद डीके शिव कुमार ने फिर से कहा है कि संविधान कांग्रेस ने दिया है, संविधान को बदलने का काम भी कांग्रेस करेगी। देयर इज नो रिपेंटेंस। और बदलने का क्या काम है? बदलने का काम यह है, सरकारी नौकरी तो छोड़ो, अब ठेकेदारी में भी रिजर्वेशन होगा। ठेकेदारी में मैं यही कहूंगा, कौन सा वो आदमी इनको कहा देश का संविधान बदलने वाले हैं? देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया वो कोई बदल नहीं सकता। रिजर्वेशन भी कोई खत्म नहीं कर सकता। और उसकी रक्षा के लिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने पूरा भारत जोड़ो यात्रा की। ये भारत तोड़ो करने वाले चीज है। कॉन्स्टिट्यूशन में तो सेफ गार्ड ऑलरेडी है कि धर्म कोई पैमाना नहीं हो सकता रिजर्वेशन का। जाति और हमारा आर्थिक स्थिति रिजर्वेशन का पैमाना हो सकता है, लेकिन धर्म नहीं हो सकता है। ये क्लियर है। हमको और कुछ करने का जरूरत नहीं है। हमको संविधान को प्रोटेक्ट करना है और संविधान को तोड़ने के लिए, बदलने के लिए जो कांग्रेस प्रयास लगातार कर रहे हैं, उसको कामयाब नहीं होने देने के लिए आज हमने बहुत ही प्रखर रूप से अपना पक्ष रखा है। और कांग्रेस पार्टी को इस मुद्दे से हम बचने नहीं देंगे, क्योंकि संविधान पर हमला करके बचना ये ठीक बात नहीं है। हम बचने नहीं देंगे। वहीं आपने सुना कि किस तरह से ये आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला अब 4% के आरक्षण पर लगातार जारी है। ऐसे में अगर बात कही जाए तो जिस तरह से ये आरक्षण को लेकर बवाल मचा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी जहां इस बात का दावा कर रही है कि राहुल गांधी लगातार जो संविधान के मुद्दे को उठाते थे, सदन में बैठकर इस बात को कहा करते थे और
संविधान के खिताब को लेकर कहा करते थे कि संविधान, अगर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव जीत गई तो संविधान में बदलाव कर देगी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को एक बेहद ही महत्वपूर्ण पॉइंट मिल गया है, जिसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी को घेर रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी जिस तरह से कर्नाटक में 4% आरक्षण मुस्लिम समुदाय के लिए लाया है, वो भी सरकारी अगर बात कही जाए सरकारी जो ठेकेदार है उनके लिए है। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी इस बात को कह रही है कि अब संविधान को लेकर जिस तरह से डीके शिव कुमार ने बयान दिया है कि अगर जरूरत पड़ी मुस्लिमों के लिए तो संविधान में बदलाव भी किया जाएगा उन्हें आरक्षण देने के लिए। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी पर जमकर निशाना साध रही है कि जो संविधान के रक्षक बनते हैं, जो कहते हैं कि संविधान हमारे द्वारा बनाया गया तो हम संविधान को बदल भी सकते हैं, तो बाबा साहब अंबेडकर की बड़ी बड़ी बातों का ये उल्लंघन कर रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर का कहीं ना कहीं ये अपमान है। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी बातों को रख रही है। ऐसे में हमारे साथ चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान भी जुड़ने वाले हैं। फिलहाल हमारे साथ इस चर्चा में सुनील त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और वही हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से रत्नेश मिश्रा जी भी जुड़ने वाले हैं, समाजवादी पार्टी से मोहम्मद शाजी जी भी जुड़ने वाले हैं, और कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ प्रदीप सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम प्रदीप सिंह जी के पास जाएंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर सबसे पहले तो सवाल मैं यही करूंगी कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की अगर बात कही जाए, लगातार भारतीय जनता पार्टी उसे घेरते हुए नजर आ रही है। ये बात करिए कि राहुल गांधी संविधान के रक्षक बन रहे थे और ये भी कह रहे थे कि अगर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो संविधान में बदलाव किए जाएंगे। ऐसे में आपकी क्या ओपिनियन है इस आरक्षण को लेकर जो बवाल मचा हुआ है? आदरणीय राहुल गांधी जी अगर ये बात कह रहे थे कि अगर ये सरकार में आते हैं ये लोग तो संविधान में बदलाव करेंगे, तो ये ऐसे नहीं कह रहे थे। अब देखिए कि उस चुनाव में लगातार इनके तमाम नेताओं ने उत्तर प्रदेश की धरती से ही बार बार ये बात कही कि आप 400 से ज्यादा सीटें दीजिए, हम संविधान बदल के रहेंगे। इस तरह के बयान आए और ये आज से नहीं है। जब बाबा साहब अम्बेडकर और इनकी पूरी टीम ने जब भारत का संविधान बनाया तो न सिर्फ इनके पेरेंटियल संगठन ने इसका विरोध किया बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इसकी प्रतियां जलाई। और इतना ही नहीं, डॉक्टर अंबेडकर से तो इतने नाराज थे ये लोग, इतने नाराज थे, जब नासिक के काला मंदिर में ये पूजा अर्चना करने जाते हैं तो न सिर्फ उन्हें वहां पूजा अर्चना करने से रोकते हैं बल्कि पूरे देश में इनके पुतले जलाते हैं। और इतना जब हिंदू कोड बिल लेकर आते हैं बाबा साहब अंबेडकर तो हिंदू कोड बिल का भी विरोध होता है। तो हम बार बार ये कह रहे हैं कि भारत के संविधान के प्रति भारतीय जनता पार्टी और उनके सांस्कृतिक संगठन का न तो विश्वास कभी था न कभी रहेगा। तो ये सवाल अगर आदरणीय राहुल गांधी जी उठाते हैं, ये सवाल अगर हमारे आदरणीय अध्यक्ष खड़गे जी उठाते हैं, तो इसमें गलत क्या है? तो निश्चित तौर पर हम ये कह रहे हैं कि इस संविधान आरक्षण को खत्म करने की जो बात है, अब उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग के माध्यम से हो या ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से हो, पूरे चाहे शैक्षणिक संस्थान हो, चाहे वो कोई भी, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे जलकर विभाग हो, चाहे नलकूप विभाग हो, सारे विभागों की स्थिति ये है कि वहां पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से एम्प्लॉय भर्ती किए जा रहे हैं और वहां पर आरक्षण की व्यवस्था लगभग समाप्त कर दी गई है। और यही सवाल है, इन सवालों का अगर विपक्ष विरोध करता है तो ये बताने लगते हैं, ये उनके सवालों पर सवाल खड़े करते हैं और बताते हैं हम संविधान विरोधी हैं। अगर हम आपके गलत तरीके से आरक्षण के ऊपर जो कुठाराघात आप कर रहे हैं उन पर अगर हम सवाल खड़े करते हैं तो आप कहते हैं हम संविधान विरोधी हैं। तो निश्चित तौर पर हम ये सवाल खड़े करते रहेंगे और आपको ये जवाब देना होगा। आप तो ये बात सर कह रहे हैं लगातार कि हम ये सवाल खड़े करेंगे और आपको जवाब देना होगा, लेकिन सर संविधान में बदलाव, ये भी कहा जा रहा है कि बाबा साहब अंबेडकर का अपमान कांग्रेस पार्टी कर रही है। बाबा साहब अंबेडकर का अपमान भारतीय जनता पार्टी और इनके पूर्व के सांस्कृतिक पेरेंटियल संगठन ने लगातार किया है। हमने आपको बताया हिंदू कोड बिल का इन्होंने विरोध किया, नासिक के काला मंदिर में पूजा अर्चना का इन्होंने विरोध किया और लगातार बाबा साहब के और इनके कार्यकाल में उत्तर प्रदेश के अंदर 88 से ज्यादा बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी गई और उनको संरक्षित कौन कर रहा था? भारतीय जनता पार्टी की सरकार संरक्षित कर रही है। तो इस तरीके से जो भी सवाल, आज स्थिति यह है कि इनकी सरकार में, पिछली सरकार में दलित नौजवान घोड़ी पे बैठकर अपनी शादी में नहीं जा सकता और शादी में जाने पर ना सिर्फ इनके भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने लाठियों से पीटते हैं बल्कि उनका विरोध करने पर जब राजनीतिक दल वहां पहुंचते हैं तो उनकी गुंडी पुलिस उन्हें लाठियों से पीटती है। आज जो लोग इनके साथ खड़े हुए हैं, जयंत चौधरी जी वगैरह, ये भी उस आंदोलन में शामिल थे। तो निश्चित तौर पर हमें कहेंगे ये आरक्षण विरोधी है, ये दलित विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है, ये मानसिकता इनकी है। जी ठीक है, रत्नेश जी से जवाब ले लूंगी। रत्नेश जी लगातार आप सुन भी रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जो प्रवक्ता जुड़े हुए वो इस बात को कह रहे हैं कि आप लोग खुद
संविधान के विरोधी हैं। और सबसे पहला तो सवाल मैं यही करूंगी कि अगर आरक्षण मुस्लिम समुदाय के लिए कर्नाटक में लागू किया ही गया 4% देने के लिए, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को बेचैनी किस बात की हो रही है? जवाब दीजिए। अनन्या जी, आपको और साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। अनन्या जी, मैं अभी कांग्रेस के नेता को सुन रहा था, वो बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे। मुझे लगा कि शायद वो कुछ प्रारूप समिति का उन्होंने नाम लिया, तो शायद अन्य सदस्यों का भी नाम लेंगे, एक आध दो का नाम और बताएंगे, लेकिन उसके आगे केवल अम्बेडकर जी के आगे तो पता नहीं होगा, तो क्या होगा। मैं बस कुछ चीजें कोट करना चाहूंगा और चाहूंगा कि कांग्रेस के साथी को मैंने बड़ी शांति से सुना है, तो वो भी मुझे सुने। आपको पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहला लोकसभा चुनाव अम्बेडकर जी को हरवाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंबेडकर जी से मंत्रिमंडल से इस्तीफा लिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, उनको भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री बनाया था। कांग्रेस से तो उनका कोई लेना देना था नहीं, कांग्रेस तो उनका दूर दूर तक कोई संपर्क नहीं था, ना वो कांग्रेस के नेता थे। दूसरी बात, ये लोग संविधान की बात करते हैं, तो मैं कहता हूं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो आर्टिकल बता दे, राहुल गांधी जी बता दे, कांग्रेस पार्टी के नेता बता दे, पार्टी के अभी पैनल में बैठे हुए प्रवक्ता बता दे, जहां पर मुस्लिमों के लिए आरक्षण की बात की गई हो। हमारे यहाँ आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में रिजर्वेशन की बात की गई है, और वहां पर सीधे सीधे बात की गई है सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है, एससी और एसटी। तो क्या ये बताइए, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजन के बेसिस पे रिजर्वेशन को अलाउ नहीं करता है, तो ये कैसे दे रही है? तो खुलेआम संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन है। दूसरी बात, मैं फिर एक बार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कोट करूंगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उन्होंने डिबेट में क्लियरली कहा कि वो धार्मिक आधार पर आरक्षण दिए जाने के सख्त खिलाफ है। ये तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स में क्लियर स्टेटमेंट है। तो बाबा साहब के बयानों का जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अपने जो विचार व्यक्त किए, उसका खुले तौर पर उल्लंघन है। चौथा बिंदु, मुस्लिमों के लिए इतना प्रेम, आपका प्रेम जायज है, करिए, आपको किसी ने प्रेम करने से नहीं रोका है, लेकिन आप ये सुनिए कि ये जो एससी एसटी के वेलफेयर की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी ने कितने लोगों को एससी एसटी वर्ग से सीएम बनाया हो? जब तक कांग्रेस पार्टी अपने टॉप पे थी लीडरशिप में, मैं 90 तक बात करता हूं, मैं केवल उत्तर प्रदेश की बात कर लेता हूं। 1952 से लेकर 1990 तक, जब तक ये सत्ता में रहे, एक भी दलित, एक भी पिछड़े, एक भी आदिवासी को उन्होंने सीएम नहीं बनाया। सीएम किसको बनाया? गोविंद बल्लभ पंत को, एनडी तिवारी को, कमलापति त्रिपाठी को, सब इन्होंने सवर्णों को सीएम बनाया। किसी दलित को, किसी पिछड़े को, किसी अल्पसंख्यक को बनाया होता तो मैं मान लेता। और आ जाता हूं आपके पास, इन्होंने जब प्रधानमंत्री बनाया, क्या किसी दलित को, किसी पिछड़े को बनाया? नहीं बनाया, हर बार सवर्णों को बनाया। मैं यही पूछना चाहता हूं कि आप किस आधार पर भाई दलित के, पिछड़े और हितैषी बनते हैं? और सबसे बड़ी बात, मैं एक बस सीधी सी बात कहूंगा, इनके उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष सवर्ण है, इनके उत्तर प्रदेश का प्रदेश प्रभारी सवर्ण है, इनके उत्तर प्रदेश की नेता प्रतिपक्ष सवर्ण है, इनके सदन में क्या कहते हैं नेता प्रतिपक्ष सवर्ण है, इनके क्या कहते हैं, आप चले जाइए कर्नाटका के सीएम सवर्ण है, चले जाइए तेलंगाना के सीएम सवर्ण है, चले जाइए हिमाचल के सीएम सवर्ण है। अरे भाई, कहीं तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दो भैया, तब मानना बात की है। ये बड़ी बड़ी बातें, बाबा साहब ऐसा कहते तो, बाबा साहब ऐसा कहते तो, ऐसा चलता था, वैसा चलता, ऐसा कहने से प्रदीप जी कुछ नहीं चलता। ठीक है, जनता देखती है, जनता उदाहरण मांगती है। इनके 3 सीएम है, तीनों सवर्ण है। किसी दलित को इन्होंने सीएम बनाया हो 3 प्रदेशों में, तो बताइए। ठीक है प्रदीप जी, इसका आप जवाब दे दीजिए। और ये कहते हैं कि हम सवर्णों के, आप मुस्लिमों के चाटुकार हैं, आप मुस्लिमों के चाटुकार हैं, ठीक है, दलितों के हितैषी नहीं। अनन्या जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कहिएगा थेथराई करना बंद कर देंगे, मेरी बात पूरी तरह सुन लेंगे। पहली बात, हमने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष इस देश में दलित दिया है। अरे अनपढ़ आदमी ठीक से सुनो, अनपढ़ आदमी ठीक से सुनो, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित है, जानकारी कर लो, जानकारी कर लो।
चतुराई मत करो, सवालों का जवाब दो। देखिए चतुराई देश के प्रधानमंत्री को केवल करने का अधिकार है, देश के प्रधानमंत्री को केवल चतुराई करने का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को चतुराई करने का अधिकार हम नहीं देंगे। हम झूठ बोलने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी के चतुराई करने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को नहीं देंगे। केवल देश के प्रधानमंत्री को झूठ बोलने का अधिकार है, चतुराई करने का अधिकार केवल देश के प्रधानमंत्री को। अगर धैर्य रहो, अगर साहस हो तो सुनो, अगर साहस हो तो सुनो। एक दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष तुमने बनाया और उसके उन्हें तुमने घूस लेते हुए पकड़वा दिया। आज तक उनका पुरस्कार तुमने नहीं किया। यह है भारतीय जनता पार्टी। आप दलितों की बात कर रहे हैं, आप लगातार चतुराई मत करो, सवालों का जवाब दे लो। चतुराई मत करो, सवालों का जवाब दे लो। ऐसा देखो, ये काम केवल देश के प्रधानमंत्री का है। चतुराई करने का अधिकार केवल देश के प्रधानमंत्री को है, केवल झूठ बोलने का अधिकार देश के प्रधानमंत्री को है। हम सुनवाइये प्रवक्ताओं को चतुराई करने का अधिकार नहीं देंगे, झूठ बोलने का अधिकार नहीं देंगे। मैं पूछ रहा हूँ कर्नाटक का मुख्यमंत्री देख लीजिए, इस तरह चतुराई करने में जवाब नहीं देने देंगे, शांत कैसे कराएंगे? इस तरह मुख्यमंत्री दलित हो तो बताइए। रत्नेश्वर शांत हो जाइए। नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, शांत होने वाली बात कौन सी है अनन्या जी? चतुराई करना बंद कर दो, दलित मुख्यमंत्री चतुराई करना बंद कर दो, वीरेंद्र जी के पास चतुराई करना बंद कर दो, पीसीआर इन दोनों लोग की आवाज आप डाउन चतुराई करना बंद कर दो। ठीक है प्रदीप जी, आप शांत हो जाइए, वीरेंद्र जी के पास जाऊंगी। ठीक है, ठीक है सर, मैं आपसे जवाब ये लूंगी वीरेंद्र जी से कि जिस तरह से संविधान में लगातार भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि बदलाव लाने की बात कहा जा रहा था कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी तो संविधान में बदलाव हो जाएगा। ऐसे में खुद अगर बात कही जाए, डीके शिव कुमार इस बात को कह रहे हैं कि संविधान में अगर हमें बदलाव लाना होगा तो हम वो भी लाएंगे मुस्लिमों के आरक्षण के लिए। इस पर आपकी क्या राय है? आज सुबह से राज्यसभा में ये विवाद चल रहा है और डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि मुझको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट किया गया है, मैंने ऐसा नहीं कहा है। और हालांकि वो एक टीवी चैनल में एक कॉन्क्लेव में इंटरव्यू में ये कह चुके हैं कि मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए हम सत्ता में दिल्ली में आएंगे तो हम संविधान में हम संशोधन करेंगे। लेकिन यहाँ पे इतनी बातें हो रही हैं आरक्षण की, पूरे देश के किसी भी राज्य में कुल आबादी का जो सरकारी नौकरियां हैं वो 1.5 से 1.25% हैं। क्या आरक्षण देने से या आरक्षण का प्रेशर बढ़ा देने से क्या सरकारी नौकरियों की संख्या बढ़ जाएगी? ऐसा तो नहीं होगा। 1991 में जब नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, उस समय जो इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू हुए थे और उस समय जो आर्थिक उदारवाद की नीतियां शुरू की गई थी और मार्केट इकोनॉमी का रास्ता भारत ने चुना था, वो आज भी वैसे ही जारी है। 35 साल हो गए कि और इस बीच में अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर हुए, 10 साल जो है मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर रहे, 10 साल नरेंद्र मोदी को हो चुके हैं। आर्थिक नीतियों का जो रास्ता जो भारत ने जुलाई 1991 में चुना था वो आज भी जारी है। तो ये जो आरोप प्रत्यारोप हैं कि वो सब प्राइवेटाइज कर दिया और जो है आरक्षण का ध्यान नहीं रखा, और आउटसोर्सिंग का काम भी 90 से चल रहा है, संविदा पे नियुक्ति का काम भी 90 से चल रहा है, उसको भी 35 साल हो गए। और इस दौर में यूपी में केंद्र में सभी दलों को सरकार में रहने का मौका मिल चुका है। तो ये आरोप प्रत्यारोप जो है ठीक है, लेकिन इसमें तथ्यों का भी आधार होना चाहिए। तो आर्थिक नीतियों पर सारे दल एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, लेकिन सारे दलों में इसको लेकर आम सहमति है। जैसे जीएसटी का विरोध बहुत किया जाता है कांग्रेस के द्वारा, समाजवादी पार्टी के द्वारा, लेकिन ये बात नहीं बताई जाती कि जीएसटी का पहला बिल 2005 में मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तब वित्त मंत्री पी चिदम्बरम थे, तब ये बिल पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था और ये संसदीय समिति को भेज दिया गया था और ये बिल वहां 12 साल पड़ा रहा। 2017 में जब सारे दलों में सहमति बन गई तब ये बिल लागू हो गया। लेकिन आज ये कहा जाता है कि जो जीएसटी है वो गृहस्थी सर्वनाश टैक्स है, जो जीएसटी है वो गब्बर सिंह टैक्स है। जीएसटी काउंसिल में सभी दलों के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री या वित्त मंत्री उसके मेंबर होते हैं। उसमें सीपीएम भी है, उसमें डीएमके भी है, उसमें तृणमूल कांग्रेस भी है, उसमें कांग्रेस भी है। आज तक कभी भी जीएसटी काउंसिल में किसी विषय को लेकर विवाद नहीं हुआ और सारे फैसले जीएसटी काउंसिल में सहमति से होते हैं। तो सारी पार्टियां टीवी डिबेट में तो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाती हैं,
लेकिन ये बात क्यों छुपा जाते हैं भाई कि जीएसटी के ऊपर सारे दलों में एक कॉन्सेंसस और एक आम सहमति है। वही चीज आजकल हो रही है संविधान के बारे में। आज ये दूसरा साल है 2024 का, लोकसभा का चुनाव इसी मुद्दे पर लड़ा गया, लेकिन आज तक ये नहीं बताया गया यहाँ पे मैं रोकना चाहूंगी, दोबारा मैं आपसे पूरी बातों का जवाब लूंगी सर। शाजी जी से जवाब लूंगी। शाजी जी, समाजवादी पार्टी किस तरह से इस आरक्षण को देख रही है? जिस तरह से इस आरक्षण पर बवाल मचा हुआ है, समाजवादी पार्टी किस तरह से और किस नजर से इसको देख रही है, बताइए। देखिए, देश में आरक्षण जो है इस व्यवस्था के तहत लागू किया गया है कि जो भी पिछड़ा समाज है, जो भी सामाजिक रूप से पिछड़ चुका है, आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से, तो उसको आरक्षण मिलना चाहिए जी। और ये आरक्षण की व्यवस्था आज से नहीं है, देश की आजादी से पहले से है। तो सबसे पहले हिंदुस्तान में महाराष्ट्र से शुरू की गई थी, जो उन्होंने उनके समय में आरक्षण की व्यवस्था शुरू की गई, और जो भी ऐसे समाज है उनके लिए ये आरक्षण होना चाहिए। और ये जरूरी है जिससे वो भी सामाजिक आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं वो आगे आए और अपने समाज का, अपने बच्चों को शिक्षित कर सके, समाज की जो मुख्य धारा है इसमें शामिल हो सके। ठीक है, प्रदीप जी के पास होगी। प्रदीप जी, जिस तरह से आपने सुना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रत्नेश जी ने किस तरह से कहा कि एक भी दलित, आपका कोई भी राज्य उठा लीजिए, वहां पे मुख्यमंत्री नहीं है, या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष पे भी आप लगातार इनको जवाब दे रहे थे, आप अपनी बातों को पहले पूरी कर लीजिए। देखिए, कोई भी दल उसकी विचारधारा से, उसके शीर्ष नेतृत्व से चलता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित समाज से आते हैं, तो हम तो बार बार ये कहेंगे कि हमने निश्चित तौर पर देश के कमजोर तबकों की लड़ाई लड़ी है। और जब हम संविधान पे चर्चा करते हैं, अगर आदरणीय राहुल गांधी जी अगर पूरे देश में घूम के ये बात कहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी ताकत में आई, पुरजो ताकत में आई, तो संविधान बदलने की बात की करेगी, तो आदरणीय राहुल गांधी जी स्वयं नहीं कहते हैं। हमने कहा, इससे पहले भी हमने कहा कि तमाम नेताओं ने लोकसभा के चुनाव में ये बयान दिया, अरुण गोविल जैसे तमाम उत्तर प्रदेश में 5 नेताओं ने ये बयान दिए हैं। तो इस तरह के बयान अगर आ रहे हैं तो उस पर अगर कोई प्रतिक्रिया आ रही है तो इसमें गलत क्या है? तो हम निश्चित तौर पर ये कहेंगे, अब सरकारों को ये सोचना चाहिए, सरकार में बैठे लोगों को ये सोचना चाहिए, जो चेहरा, जो सोच आपकी है संविधान विरोधी सोच, आपने तो तिरंगे का भी अपमान किया है, आपने इस देश के संविधान का अपमान किया है, तो निश्चित तौर पर आप इस देश के अंदर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को तोड़ देना चाहते हैं, कि ऐसी व्यवस्था लाना चाहते हैं जो कहीं ना कहीं तानाशाही की तरफ ले जाती है। और इस तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बढ़ रही हैं। बार बार हम ये कहते हैं, आरक्षण की बात है, बार बार कहते हैं, चाहे पिछड़ों की बात ले लीजिए, चाहे दलितों की बात ले लीजिए, जिस तरीके की भाषा इनके शीर्ष नेतृत्व सदन के अंदर अंबेडकर जिस तरीके से अंबेडकर का मजाक उड़ाते हैं, डॉक्टर अंबेडकर का मजाक उड़ाते हैं, निश्चित तौर पर हम ये कहेंगे इस तरह की सोच से उभरिए। ये देश गांधी का देश है, ये देश अंबेडकर का देश है, ये देश उन क्रांतिकारियों का देश है जिन्होंने अपनी जाने दी है इस देश की आजादी के लिए। इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। देश में एक ठीक ठाक समर्थन आपके साथ है, आपको कम से कम देश के अंतिम व्यक्ति के विकास की बात करनी चाहिए, लोगों के रोजगार की बात करनी चाहिए, बढ़ती महंगाई पर बात करनी, उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हैं तो बढ़ते अपराध पर बात करनी चाहिए। तो इन मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए, और बजाय इसके कि आप इस देश में लोकतंत्र समाप्ति की तरफ बढ़े, बजाय इसके कि संविधान को बदलने की कोशिश करें, बजाय इसके कि आपकी सोच दलित विरोधी हो, बैकवर्ड विरोधी हो। ठीक है, रत्नेश, इस बात का जवाब दीजिए। जिस तरह से डीके शिव कुमार का यह बयान भी सामने आया कि संविधान में कोई पहली बार संशोधन होने की बात तो हो नहीं रही है, इसके पहले भी कई बार संशोधन होने की बात हुई है और कई बार संशोधन भी किए गए हैं, ये डीके शिव कुमार की तरफ से बयान आ रहे हैं, और प्रदीप जी का तो बयान आप सुन ही रहे हैं, जवाब दे दीजिए। सुनिए, मैंने इनसे पूछा था कि 3 प्रदेशों में इनकी सरकार है, इन्होंने कितने दलितों को सीएम बनाया, इनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मैं आपको बताता हूँ हमारी पार्टी से, यानी भारतीय जनता पार्टी से कौन कौन SC ST और OBC सीएम है। आप प्रदेश गिनिए। पहला प्रदेश है आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ के सीएम है पेमा खांडू, मोनपा जनजाति से आते हैं, ST सीएम बनाया है हमने। छत्तीसगढ़ विष्णुदेव शाह जो कि कंवर समुदाय से आते हैं, ST कम्युनिटी से हैं, 2 ST सीएम हो गए हमारे। उसके बाद आप आ जाइए गोवा, सामंत मराठा जनजाति से, OBC में आते हैं, OBC मुख्यमंत्री हो गए। गुजरात के भूपेंद्र पटेल OBC सीएम हो गए। हरियाणा के नायब सिंह सैनी OBC सीएम हो गए। मध्य प्रदेश के मोहन यादव OBC सीएम हो गए। महाराष्ट्र के मुख्य देवेंद्र फडणवीस जी ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व। ओडिशा के मोहन चरण मांझी संथाल आदिवासी जनजाति से आते हैं, 3रा ST सीएम। राजस्थान से ब्राह्मणों का एक बार फिर समुदाय। त्रिपुरा के वर्तमान माणिकलाल वैश्य समुदाय से आते हैं, जनरल कैटेगरी का।
ठीक है। उत्तर प्रदेश में जनरल कैटेगरी का, उत्तराखंड ठीक के है जनरल रत्नेश जी, कैटेगरी का। आप ये अब सुन लिस्ट तो मैडम, लगातार मैडम, बता रहे हैं कि कहां कहां मैडम, भारतीय मैडम, जनता सुन तो पार्टी ने लीजिए। किन किन मैडम सुन तो लीजिए, मैडम सुन तो लीजिए, मैडम सुन तो लीजिए, मेरी बात सुन तो सुनिए। लीजिए। आप मुख्यमंत्रियों की सूची यहाँ पर गिना रहे हैं। यहाँ पे बात ये हो रही है कि संविधान में कई बार संशोधन किए गए हैं। ये डीके शिव कुमार की तरफ से बयान है, इस बात का आप जवाब दीजिए। अब मैं आ रहा हूं, उस पे आ रहा हूं। जो मैंने सवाल पूछा था उस पे ही तो जवाब दूंगा ना मैं। ठीक है, उस पे तो ही जवाब दूंगा ना। आप सुनिए, बिल्कुल इन्होंने संविधान संशोधन किए हैं। इन्होंने 42वां संविधान संशोधन किया था, इमरजेंसी लगा के, पार्लियामेंट नहीं चल रही थी, पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसे नल एंड वाइड डिक्लेयर किया। ठीक है, प्रदीप जी लगातार आरोप लग रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? अरे मैडम और बातें सुन लीजिए, और सुन ठीक लीजिए है, ना। लौटूंगी आपके पास, लौटूंगी सबसे बारी बारी से लेना, लौटूंगी आपके पास से। प्रदीप जी, आप अपनी बात को रखिए। अभी और बिंदु है, सुन तो ठीक है, आप अपनी बारी में फिर दोबारा रख दीजिएगा सर। मैं बातें कंप्लीट किए बिना नहीं, बिल्कुल मैं आऊंगी आपके पास, रुकूंगा। ऐसे नहीं हो सकता। प्रदीप जी मुझे पूरा टाइम चाहिए, इस प्रकार नहीं, बीच में इंटरप्शन नहीं। इन्होंने बताया, मैं ऐसे गिनाऊंगा, 10 मामले गिनाऊंगा जहां कांग्रेस ने एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए और उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वाइड किया। ठीक है, उसका जवाब वो दे रहे हैं। इनका तो इतिहास रहा है। प्रदीप जी, अब बातों को रखिए। लगातार आरोप लग रहे हैं संविधान में कि आप लोगों ने संशोधन किया, और आपकी तरफ से ये लगातार आरोप लग रहे हैं कि ये लोग संविधान को वाकई में पूरी तरह से खराब कर देंगे। चलिए जवाब दीजिए। नहीं ना, हम संविधान हम इस देश में हमने संविधान बनाया। जी, आप मेरा फिर तेतराई करना बंद कर दो यार, फिर तेतराई करना शुरू कर दिया। जब तुम बोल रहे थे हम बोले थे क्या? देखो, जब तुम तेतराई करना बंद कर दो, जवाब सुन लो। तेतराई करना बंद कर दो, 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 जवाब सुन लो। तेतराई करने का अधिकार केवल देश के प्रधानमंत्री को है। तेतराई करने का अधिकार केवल देश के प्रधानमंत्री को है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता को हम तेतराई करने का अधिकार नहीं देंगे। तेतराई करना बंद कर दो, जवाब सुन लो, तेतराई करना बंद कर दो। अपनी बात कहो, और अगर जब सवाल आए तो तेतराई करने लगो, डांस करने लगो। ये नहीं चल पाएगा, ये नहीं चलेगा। जवाब सुन लो, जवाब सुन लो, तेतराई मत करो, जवाब सुन लो। तो छोड़ देंगे हम। इस तरह होती डिबेट, इस तरह डिबेट हो रही है। झूठी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, झूठा इस देश का प्रधानमंत्री है। लोग ने बताया है पूरी दुनिया का पहला प्रधानमंत्री है, तो सबसे बड़ा झूठा है। लोग ने बताया है, और पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी ही नहीं हुई है। आपके पास जवाब नहीं है। आपको दुनिया का सबसे झूठा प्रधानमंत्री लोग ने बताया है, तो आप बात कर रहे हैं। प्रदीप जी, आप शांत तो हो जाइए। महंगाई पे आप बात करना नहीं चाहते, बेरोजगारी पे आप बात करना नहीं चाहते, अब बढ़ते अपराध पर आप बात करना नहीं चाहते। इस तरह से आप दोनों लोग आपस में भिड़ेंगे तो हम क्या करें? इस बात का निष्कर्ष ही नहीं निकलेगा, इस डिबेट का निष्कर्ष ही नहीं निकलेगा। तेतराई करेंगे, ठीक है, व्यक्तिगत टिप्पणी सबसे पहली बात तो प्रदीप जी ना करिए। तेतराई करेंगे तो जवाब देंगे इनको हम। नहीं, ये व्यक्तिगत टिप्पणी ना करिए। तेतराई करोगे तो जवाब देंगे। तेतराई करने का अधिकार केवल देश के प्रधानमंत्री को है। ठीक है, वीरेंद्र जी के पास मैं जाऊंगी। वीरेंद्र जी, जिस तरह से लगातार ये आरोप लग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा रही है, कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर लगा रही है संविधान के संशोधन को लेकर, सर आप इस पर जवाब दीजिए। ये इनका आरोप प्रत्यारोप तो ये सब 10 साल से चल रहा है, ये ऐसे ही चलता रहेगा। इस पे मुझे नहीं कुछ कहना है, लेकिन ठोस बात ये, आप कम से कम कांग्रेस को ये बताना चाहिए 2024 में आपने संविधान समाप्त हो जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा। ये आरोप लगा करके आपने सीटों की संख्या कर ली 99। यूपी में समाजवादी पार्टी ने जीत ली 37 सीटें। लेकिन अब कम से कम ये तो बताइए कि संविधान में क्या बदला, क्या बदल जाएगा। नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने 10 महीने हो रहे हैं, संविधान पे क्या खतरा आया, क्या बदल दिया। तो अगर संविधान जैसे आप डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में सभी दलों को जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए और ठोस तथ्यों के साथ बताना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या परिवर्तन हो गया। तो ये बात कांग्रेस की ओर से आज तक हमें सुनने को नहीं मिली। ठीक है जी,
ठीक है, प्रदीप जी कुछ कहना चाहते हैं, रत्नेश जी कुछ कहना चाहते हैं। रत्नेश जी अपनी बातों को रखिए, माफ करिएगा, रत्नेश जी कुछ कहना चाहते हैं, प्रदीप जी बाद में लौटूंगी। रत्नेश जी अपनी बातों को जल्दी से रखिए, फिर मैं सपा के प्रवक्ता जो हमारे साथ है उनके पास भी लौटूंगी। देखिए अनन्या जी मेरा सवाल एकदम स्पष्ट है। मैंने कांग्रेस के साथी प्रवक्ता से पूछा कि 3 प्रदेशों में उनकी सरकार है, कर्नाटका का मुख्यमंत्री ना तो दलित है ना तो पिछड़ा है, हिमाचल का मुख्यमंत्री ना तो दलित है ना तो पिछड़ा है, तेलंगाना का मुख्यमंत्री ना तो दलित है ना पिछड़ा। तो ये दलित और पिछड़ा का राग अलापना बंद करें, क्योंकि जब अब तक आप सरकार में साझेदारी नहीं देंगे, दलितों और पिछड़ों के लिए कोई कार्य नहीं किया जा सकता। आप दिखावे की राजनीति करते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रदेश, देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश, इनके प्रभारी महासचिव हैं अविनाश पांडे, वो भी दलित नहीं है। इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, वो भी दलित नहीं है। इनके प्रदेश के संगठन के प्रभारी हैं, वो भी क्षत्रिय हैं, वो भी दलित नहीं है। इनके पार्टी के प्रवक्ताओं की जो टीम है लगभग 14 लोग हैं, जिसमें से 11 सवर्ण है, 2 ओबीसी है, एक क्या कहते हैं वो है अल्पसंख्यक है, उसमें भी एक भी दलित नहीं है। तो मैं तो डेटा के साथ पूछ रहा हूं कि आप जब सत्ता में भागीदारी नहीं देंगे और आप जब उनको सरकार में भागीदार नहीं बनाएंगे तो कैसे हमारे यहाँ प्रवक्ता है, जानकारी कर लो, छतराई करना बंद कर दो। सुरेश पासी हमारे यहाँ, उससे पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष की बात सुन लो। अजय कुमार जी लल्लू जी बैकवर्ड क्लास से आते थे, खाबरी जी दलित क्लास से आते हैं। छतराई करना बंद करो, करना बंद करो, झूठी पार्टी के झूठे प्रवक्ता से मैं कह रहा हूँ, झूठ का प्रचार करना बंद कर दो, झूठ का प्रचार करना बंद कर दो। अब हमारे खाबरी जी का अपमान कर रहे हैं, आप अजय कुमार जी लल्लू जी का अपमान कर रहे हैं, आप दलितों का अपमान कर रहे हैं, आप बैकवर्ड का अपमान कर रहे हैं। आप छतराई नहीं चलेगी, छतराई नहीं चलेगी, छतराई नहीं चलेगी, छतराई नहीं चलेगी, झूठ नहीं चलेगा। प्रवक्ताओं की लिस्ट में 3 दलित हैं, बैकवर्ड हैं, अल्पसंख्यक हैं, झूठ बोलना बंद करो। प्रियंका गुप्ता बैकवर्ड है, प्रियंका गुप्ता बैकवर्ड है, सुरेश पासी जी दलित हैं। निश्चित तौर पर झूठ बोलना बंद करो, झूठ बोलना बंद करो, झूठ बोलना बंद करो, प्रदीप जी मुझे इस बात का जवाब दीजिए। झूठ बोलना बंद करो, झूठ बोलना बंद करो, छतराई करना बंद करो, झूठ बोलना बंद करो, झूठ बोलना बंद करो। हमारे खाबरी जी दलित समुदाय से आते हैं, उनका अपमान कर रहे हो। अजय कुमार जी लल्लू जी बैकवर्ड समुदाय से आते हैं, उनका अपमान कर रहे हो। ये क्या है? ये डिबेट का क्षेत्र है, यहाँ पर जंग करने का क्षेत्र है? मुझे ये बताइए, डिबेट हो रही है, पीसीआर में लगातार बोल रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की आप आवाज डाउन करिए। पहले तो इन दोनों की बात मिक्स हो रही है। झूठे प्रवक्ता प्रदीप जी एक बार शांत होइए, आप स्टूडियो में बैठे हुए, मैं आपका आवाज तो डाउन करवा नहीं सकते, आप हमारे साथ जुड़े हुए। मैं 10 बार कह रही हूँ, थोड़ी सी समझदारी रखिए। बाहर बैठी हुई जनता किस नजर से आप लोगों को देख रही होगी? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जनता का तो शर्म करिए सर। आप लोग क्या ये जो बोलते लगातार मैं चिल्लाए जा रही हूँ, आप लोग अपनी अपनी बारी में नहीं बोल रहे हैं। चाहे वो रत्नेश जी हुए, चाहे आप हुए, लगातार आप लोग बोले जा रहे हैं। क्या बात हुआ? आप लोगों की बातों का जनता के पास कोई असर नहीं पहुंचा, ना पहुंचा। प्रवक्ता करते हैं, ठीक है, लगातार इनको सुनने का प्रयास करते हैं। जब मैं आपके पास आऊंगी तभी प्रदीप जी आप बोलिएगा, वरना यही होगा कि मैं आपका जवाब नहीं ले पाऊंगी। हम कांग्रेस के पास जब मैं जाऊंगी तभी रत्नेश जी जवाब देंगे। पार्टी का प्रवक्ता करता है। ठीक है, मैं सपा के पास अब लौटूंगी। समाजवादी पार्टी के भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रवक्ता, और वीरेंद्र नाथ भट्ट जी जो वरिष्ठ पत्रकार है, वो लोग भी सुन रहे हैं। कम से कम आप लोग लिहाज रख लीजिए, कम से कम वरिष्ठों का। ठीक है, समाजवादी पार्टी से तो मैं सवाल ये करूंगी कि आप भी इस आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन अगर बात कही जाए साल 2010 के बारे में, जो हमारे पास आंकड़े मौजूद हैं, 10 दिसंबर 2024 का है, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। ऐसे में फिर से आरक्षण पे जो सवाल उठ रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी भी समर्थन कर रही है, और सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है, इसको समाजवादी पार्टी किस नजर से देख रही है? जवाब दीजिए साजिश जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही आरक्षण की, संविधान की, लोकतंत्र की, देश की खुशहाली की, देश की मोहब्बत की, देश की तरक्की की, देश की रोजगारी की हमेशा विरोधी रही है, देश के उद्योगों की। इसीलिए कुछ ना कुछ इसी तरीके के मामलों में लगातार जो है जिससे नफरत बढ़े वो सब काम करती है, और हवाला देते हैं कि वो साहब हम संविधान को वो करते हैं। जब लोकसभा चुनाव शुरू हुआ तो 10 मार्च को सबसे पहले कर्नाटक के सांसद थे भाजपा के अनंत कुमार हेगड़े, उन्होंने कहा कि हम 400 सीटें आने के बाद संविधान को बदल देंगे, खत्म कर देंगे। उसके बाद एक मेरठ से उनके सांसद हैं जो उस समय प्रत्याशी थे, उनका कहना था, जो फिल्म एक्टर भी हैं, कि साहब हम संविधान को 400 सीटें जीत रहे हैं और हम लोग संविधान बदल देंगे। और उसके बाद फैजाबाद
अयोध्या से पूर्व सांसद थे, जो उस समय सांसद थे या पूर्व हो गए हैं, और उन्होंने कहा लल्लू राम जी ने कि साहब हम ऐसे ऐसे संविधान बदल रहे। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी की मंशा कहीं न कहीं संविधान बदलने की है, और संविधान में संशोधन का कोई आज पहली बार नहीं हुआ है। लौटूंगी रत्नेश जी आपके भारतीय पास। जनता पार्टी के समय में सबसे ज्यादा संविधान संशोधन हुआ है और लगभग 128 बार संशोधन हो चुका है। 76वें संशोधन हुआ था, उसमें भी बहुत सी चीजें, समाजवाद शब्द को लाया गया, देश में धर्मनिरपेक्षता को लाया गया, और भी कुछ बिंदु लाए गए। इसी तरीके से लगातार संविधान में बदलाव हुआ, और संविधान को भारतीय जनता पार्टी मानती नहीं है, इसीलिए वो संविधान को बदलने में की कोशिश में शुरू से लगी हुई है। और ना ही उन्होंने संविधान का कभी सम्मान किया, ना ही उन्होंने देश की आजादी का हमेशा विरोध किया, संविधान का विरोध किया, तिरंगे का विरोध किया। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं लगातार ऐसे मुद्दों को उठा के जो देश हित में होंगे उनका कहीं ना कहीं विरोध करती रहेगी, कहीं ना कहीं। ठीक है साजिश, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले का क्या आप जवाब देना चाहेंगे? इसका जवाब मुझे दे दीजिए, उसके बाद से मैं बाकी के मेहमानों के पास लौटूंगी। देखिए सुप्रीम कोर्ट जो भी आदेश करेगा उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट का सभी को आदेश मानना ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती। अभी भी उन्होंने लोकसभा से बिल पास हुआ था बर्थ एक्ट 1991, उसको भी नहीं मान रहे हैं। वो लगातार देखिए कहीं ना कहीं, कभी कहीं खुदाई कभी कहीं खुदाई लगातार चल रही है। संभल में कितनी बड़ी घटना हुई, कितने बेचारे निर्दोष मारे गए। इसी तरीके से और भी घटनाएं हुई। इससे पहले बहराइच में एक घटना कराई गई, वहाँ भी एक किसी का माँ का बेटा था, हमारा भाई था, उसकी भी हत्या हुई, मौत हुई बेचारे की। तो कहीं ना कहीं माननीय न्यायालय को मान रही है। रत्नेश जी मैं लौटूंगी आपके पास। स्तंभ है, चारों नहीं अनन्या जी, सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से हो रहे हैं, तो जवाब तो नहीं। न्यायपालिका हो या कार्यपालिका हो या मीडिया हो, 400 से अधिक सांसद विधायकों को छोड़कर सरकारें गिराई जा चुकी हैं। कभी ईडी ठीक है, प्रदीप जी से जवाब ले। ठीक है साजिश जी, प्रदीप जी आपसे सवाल मेरा यही रहेगा कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी जब से उसकी सरकार बनी है और आपकी पार्टी की तरफ से जो ये बयान दिए गए तो उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार घेर रही है। संसद में भी आपने देखा है और सुना है कि किस तरह से घेरा गया है कि संविधान में बदलाव भारतीय जनता पार्टी करेगी और उसकी सरकार बन जाएगी। हालांकि सरकार तो बन गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने संविधान में कहां कहां बदलाव किए हैं, ये आप जवाब दे दीजिए मुझे। उसके बाद से रत्नेश जी मैं आपके पास लौटूंगी। अनन्या देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने चुनावी सभाओं में साफ साफ कहा था कि 400 से ज्यादा सीटें दो, हमें पूरी ताकत दो, हम देश में संविधान बदल देंगे। ठीक, निश्चित तौर पर हम ये कह रहे हैं संविधान बदलने की मंशा इनकी, आप चाहे मंचात फाट की बात कर लीजिए, तमाम इनके चाहे सरसंघ संचालक के तमाम लोगों के बयान देख लीजिए, और इस तरह के इतना ही नहीं, आप ये करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आप जितने शैक्षणिक संस्थान हो, जितने भी सरकारी दफ्तर हो, आप वहाँ पर देख लीजिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से, ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से जिस तरीके से लोगों को रोजगार देने की कोशिश हो रही, वहाँ पूरी तरीके से बैकडोर से देश प्रदेश के अंदर से आरक्षण समाप्त करने की बात की जा रही है। और इतना ही नहीं होता, अब लगातार देखिए जिस तरीके से दलित उत्पीड़न उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है, या जिस तरीके से आप दलित नौजवान घोड़ी पे बैठकर अपनी शादी नहीं कर सकता, अगर शादी करने जा रहा है तो आप उसे लाठियों से पीटते हो। और इतना ही आप गुजरात जो आप मॉडल बनाते हो, मॉडल वहां पे उस समाज को जानवरों की खाल खींचने पर आप लाठियों से पिटवाते हो, उन्हें उल्टा टंगवा देते हो। और एक बाइक नहीं 1000 उदाहरण है। एक दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष आपका था बंगारू लक्ष्मण, कितना अपमानित करके आपने उन्हें किनारे कर दिया। आपके पास लौटूंगी सीधा मैं प्रदीप जी के पास, प्रदीप जी के जवाब लेने के बाद मैं आप ही के पास लौटूंगी और सभी के बातों का जवाब तो आप ही को देना है, क्योंकि आप ही लोग कांग्रेस पार्टी को घेर रहे हैं। आपकी मंशा स्पष्ट है, इस देश में न तो आपको संविधान से, इस भारत के संविधान से प्यार है, क्योंकि आपका संविधान जो आप लागू करना चाहते हैं वो नागपुर में धूल छाट रहा है। तो आप पहले वहां पर धूल छटे, क्योंकि 400 से ज्यादा सीटें आती तो नागपुर से निकल के यहां आ जाता। अब वो नागपुर में धूल भाग रहा है। तो भारत के संविधान पर बहुत दिल पे पत्थर रखे आप उस पर चर्चा करने की कोशिश कर रहे हो, जो संभव नहीं है। ये देश, इस देश का एक एक नागरिक भारत के संविधान का सम्मान करता है, भारत की न्यायपालिका का सम्मान करता है। न्यायपालिका का सम्मान आप इस तरह करते हैं, एक एक बयान पे आप 4 माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को निकलकर इस सरकार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है और तमाम तरह के बयान आप जारी करते हो। तो ये सारी बातें हैं, हम इस देश का एक एक नागरिक इस भारत के संविधान का सम्मान करता है, भारत की न्यायपालिका पर विश्वास करता है, और वो दोनों काम आप नहीं करते। ठीक है, जवाब दे दीजिए रत्नेश जी, इन सभी सवालों का जवाब आप दीजिए। अनन्या जी समाजवादी पार्टी को भी मैंने सुना, कांग्रेस भी।
अब इन लोग से कहिएगा शांति से सुनेंगे, बीच में शाखा मृग जैसा व्यवहार। ठीक है, आप अपनी बात रखिए, वो लोग सुन रहे हैं। देखिए, आपने सवाल पूछा कि 10 महीने हो गए हमारी सरकार को आए, क्या कोई ऐसा संवैधानिक ढांचा बिगड़ा? कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अब्बा डब्बा जब्बा करके निकल गए, इधर घोड़ी घोड़ा गिधा गीदड़ सबकी बात करते गए, लेकिन उन्होंने एक भी स्पष्ट उदाहरण नहीं दिया संवैधानिक तौर पर, ना तो इसे किसी विधेयक या बिल का नाम लिया जो सदन में लाया गया। ठीक, दूसरी बात, ये इनसे मैंने सवाल पूछा था कि 3 प्रदेशों में इनके मुख्यमंत्री हैं, कितने दलित हैं, कितने ओबीसी हैं, मुझे बता दे। देश के सबसे बड़े सूबे, राजनीतिक रूप से सबसे मजबूत सूबे उत्तर प्रदेश में, क्या इनका प्रदेश प्रभारी महासचिव दलित है, ये बता दे। क्या इनका प्रदेश अध्यक्ष दलित है, ये बता दे। क्या इनका प्रभारी संगठन महासचिव दलित है, ये बता दे। तीनों इनके सवालों के जवाब नहीं है। मैं आगे भी पूछता रहूंगा, प्रदेश की जनता जानना चाहेगी कि अविनाश पांडे दलित हैं, कि अजय राय दलित हैं, कि सुक्खू जी दलित हैं, कि रेवंत रेड्डी जी दलित हैं, कि उधर डीके शिवकुमार और इनके मुख्यमंत्री दलित हैं। ये सवाल तो पूछा जाएगा। तीसरा बिंदु, हाँ, संविधान संशोधन कांग्रेस जब करती थी और भाजपा जब करती है तो दोनों का अंतर मैं आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं कि संविधान संशोधन हमने नहीं किया, हमने संविधान संशोधन किया तो हमने अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग यानी ओबीसी कमीशन को, जिसके पास संवैधानिक दर्जा नहीं था, उसको संवैधानिक दर्जा दिया। हमारा संविधान संशोधन, हमने जब संविधान संशोधन किया तो हमने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने का कार्य किया ताकि उनका अपलिफ्टमेंट किया जा सके। हमने जब संविधान संशोधन किया तो हमने एससी एसटी आयोग को, जो कांग्रेस की सरकारों में एक ही होता था, हमने उसको अलग अलग, एससी के लिए अलग आयोग राष्ट्रीय स्तर पर और एसटी के लिए अलग आयोग राष्ट्रीय स्तर पर, हमने दोनों समुदायों के लिए अलग अलग आयोग गठित किया और उनको संवैधानिक रूप से मजबूत किया। हमने जब संविधान संशोधन किया तो देश को एकीकृत कर व्यवस्था दी, जीएसटी का संविधान संशोधन। तो ये कुछ संविधान संशोधन जो भाजपा ने किए। अब मैं कांग्रेस के संविधान संशोधन बताता हूं आपको। 42वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी की सत्ता बचाने के लिए। 86वां संविधान संशोधन इन्होंने जब किया तो इन्होंने किया, क्या कहते हैं, उस पे शाहबानो केस में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को बदलकर शरीयत को कानूनी रूप देने के लिए। इन्होंने जब संविधान संशोधन किए तो राइट टू प्रॉपर्टी को एलिमिनेट करने के लिए। इन्होंने जब संविधान संशोधन किए तो सरकारों को सस्पेंड करने के लिए किए। और ये मैं आपको बताता हूं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 352 जो राष्ट्रीय आपातकाल की व्यवस्था है, उसके तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि यह अंतिम परिणाम होना चाहिए, अंतिम स्तर पर। इनको उन्होंने 3 बार लागू किया। 352 इस देश में आपातकाल लगाया। कांग्रेस पार्टी के दो प्रधानमंत्रियों ने अकेले मिलकर 90 बार से ज्यादा अनुच्छेद 356 के तहत प्रदेशों की चुनी हुई सरकारें बर्खास्त की। जी। अब आ जाइए, संविधान का पालन ये कर रहे थे कि हम कर रहे थे। अब इनका एक संविधान का उदाहरण और देता हूं। ये इन्होंने जो अभी आरक्षण दिया ठेकेदारी में, हमारा संविधान आरक्षण में धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार की ठेकेदारी की व्यवस्था नहीं करता। उत्तर प्रदेश में भी ठेकेदारी में आरक्षण की व्यवस्था हमने की है, लेकिन हमने एससी और ओबीसी को दिया है, हमने धर्म के आधार पर नहीं दिया। कॉन्स्टिट्यूशन जो एक क्राइटेरिया प्रोवाइड करता है ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी और एसटी के लिए, वो हमने दिया, हमारे यहाँ वो व्यवस्था लागू है। तो अब एससी एसटी का वास्तविक तौर पर कौन हितैषी है और कौन एससी एसटी के हक को मारकर मुस्लिम और धार्मिक तुष्टीकरण करके किसी और को दे रहा है, स्पष्ट हो जा रहा है। अब समाजवादी पार्टी के साथी का जवाब, समाजवादी पार्टी के साथी ने भी एक भी उदाहरण नहीं दिया कि कहां पर संविधान खतरे में आया। ये वीरेंद्र जी ने भी पूछा था, मैंने भी पूछा, लेकिन इन लोगों ने इधर उधर की तमाम सारी बातें कर दी। अब मैं आपको बताता हूं कि इनके यहाँ संविधान किस प्रकार सुरक्षित होता था। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। मुझे याद आता है कि मथुरा में एक एसपी हुआ करते थे मुकुल द्विवेदी, दिन दहाड़े उनको मार दिया गया था। एक इंस्पेक्टर हुआ करते थे संतोष यादव, दिन दहाड़े उनको मार दिया गया था। एक डीएसपी हुआ करते थे जियाउल हक, दिन दहाड़े उनको मार दिया गया था। ये सब संविधान का वहां पे वही इतना बढ़िया से संविधान का इम्प्लीमेंटेशन था कि आईपीएस, पीपीएस और इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी मार दिए जाते थे। अब इससे बढ़िया संविधान का इम्प्लीमेंटेशन
इम्प्लीमेंटेशन, ये वाला संविधान का इम्प्लीमेंटेशन तो समाजवादी पार्टी के साथी हम नहीं कर पाएंगे। एक और संविधान का इम्प्लीमेंटेशन था, एक माफिया हुआ करता था अतीक, उसने पुलिस वाले को मारा, उसकी थाल में भूसा भरवा के चौराहे पे लटका दिया और पुलिस वालों को बंदी बना लिया। तो इनके मुख्यमंत्री ने कहा अतीक भाई को, भाई आपको हमारी कसम है, उन पुलिस वालों को छोड़ दीजिए। ठीक तो ये है, वाला मैं संविधान साजिश से जवाब ले लेती हूँ। ठीक है रत्नेश हमारी जी, सरकार में नहीं, ठीक है। एक चीज हो, हमारी सरकार में ये वाला जल्दी से रत्नेश जी, समय का अभाव है। मेरा छोटा सा पॉइंट और है, हमारी सरकार में इम्प्लीमेंटेशन जानती है कौन सा है? ओबीसी को अधिकार दिए जाए। हमने एससी को क्या अधिकार दिए? रामनाथ कोविंद जी को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कहा था कि मैं उस दिन मानूंगा संविधान इंप्लीमेंट होगा जिस दिन दलित और आदिवासी इस देश के सर्वोच्च पद साजिश पर से जवाब पहुंचेगा। दीजिए, साजिश से जवाब दीजिए। ठीक है रत्नेश जी, ठीक है। साजिश इस बात का जवाब दीजिए कि समाजवादी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी ये बयान तो दे दिया, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपने ये बयान सुन लिया कि किस तरह से वो कह रहे हैं कि बातों को आप लोगों ने, आप हुए या फिर कांग्रेस पार्टी के जो प्रदीप जी हैं, सिर्फ और सिर्फ बातों को गोल गोल घुमाए हैं, जवाब नहीं दिए हैं कि संविधान में बदलाव भारतीय जनता पार्टी ने कैसे और कहां किया है जब उसकी सरकार बन गई है। और उससे पहले उन्होंने ये भी आरोप लगा दिया कि आप लोग संविधान में किस किस तरह से बदलाव किए गए हैं। अतीक अहमद को लेकर भी उन्होंने कई सवाल खड़े किए हैं। जवाब दे दीजिए जल्दी से। अहमद से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता मिले हुए थे, जो उनको कभी गुजरात की जेलों में ले जा रहे थे, कहीं ना कहीं उनकी सरपरस्ती में ही चल रहा था। ये पूरा हिंदुस्तान जानता है। ठीक। और सुबोध, इंस्पेक्टर सुबोध थे, बुलंदशहर में उनकी हत्या क्यों हुई थी सबको मालूम है कि एक भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ एक संगठन था जो कि गौकसी का आरोप है पुलिस के अनुसार। उसके बाद उनकी हत्या की गई, उनके विरोध करने पर दौड़ा मारा गया। ये बात 2018 की है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी यूपी में। इसके अलावा भी लगातार पुलिस पिट रही है। जियाउल हक जब मरे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो भारतीय जनता पार्टी की थी। बताइए ना, जियाउल हक जब मरे कुंडा में तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी? नहीं, जब मुकुल दुबे मरे तो भारतीय जनता पार्टी के साथ दे रहे हैं झूठ बोलेंगे तो ऐसे बार-बार आप चलेगा। बीच में मत बोलिए, शांत हो जाइए। अनन्या जी झूठ बोलेंगे तो ऐसे थोड़ी चलेगा भाई। ठीक है, आप शांत हो जाइए। जब आपको मैं मौका दूंगी तो आप अपनी बातों को रखिएगा। ठीक है, शाजी से अपनी बातों को रखिए। 3 दिसंबर 2018 को उनकी हत्या की गई थी गौरक्षकों की भीड़ ने, जो गौरक्षक अपने आप को कहला रहे। 2 बच्चों की तरफ, उनकी पत्नी की तरफ से, रजनी की तरफ से FIR हुई थी 3 दिसंबर को। और मार्च 2017 में सरकार बन चुकी थी भारतीय जनता पार्टी की यूपी में। होली के बाद शपथ हुई थी। ये याद रखिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान मत बताइएगा आप। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी छोड़ दीजिए और घटनाओं को लिखना शुरू करिए और याद करिए। उसके बाद देखिए भारतीय जनता पार्टी ने उसके बाद किस तरीके से संविधान में लगातार संशोधन किए हैं। देखिए अनन्या जी, इनके झूठ का मुझे खंडन करना है, प्लीज टाइम जरूर दीजिए। 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को संविधान देश में लागू हुआ। उस समय 395 आर्टिकल थे। ठीक है। उस समय संविधान में 8 भाग थे, 20 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी और 395 अनुच्छेद थे, आर्टिकल थे। आज की डेट में 468 से अधिक आर्टिकल हो चुके हैं। ठीक है, वीरेंद्र जी से मैं आप जवाब लूंगी। ठीक है शाजी जी, वीरेंद्र जी से जवाब मैं लूंगी। सर, मैं आपसे जवाब ये लूंगी कि हालांकि आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और मुझे लगता है कि इस बात का जवाब शायद आपसे जनता बेहतर समझ पाएगी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रत्नेश जी ने जो जवाब दिया है और बाकी यानी कि विपक्ष की तरफ से भी उन्होंने बातों को रखा है कि किस तरह से संविधान में किसने क्या संशोधन किया है। इन्होंने अपनी पार्टी की तरफ से ये बात रखा कि हमने पॉजिटिव चीजों को उसमें ऐड किया है और विपक्ष नेगेटिव चीजों को ऐड किया। कहीं ना कहीं वो विपक्ष को ही गलत ठहराते आए हैं। तो ऐसे में सर, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से रत्नेश जी ने जो जवाब दिया है, क्या वो सही है? ठीक है, वीरेंद्र जी से हमारा संपर्क नहीं जुड़ पा रहा है। ठीक है रत्नेश जी, आप अपनी बातों को जल्दी से रख लीजिए, उसके बाद से मैं पहुंचूंगी प्रदीप जी के पास। एक लाइन में जल्दी से खत्म करिएगा रत्नेश जी। देखिए अब एक चीज बताइए, मैं एक डेट नोट कर रहा हूँ। 2 मार्च 2013 डीएसपी जियाउल हक की हत्या हुई। 2013 में किसकी सरकार थी? अखिलेश यादव की भारतीय जनता पार्टी की? मैं प्रदेश की जनता के ऊपर छोड़ता हूँ, वो ज्यादा अच्छी तरह जानती होगी। ठीक है, उसके बाद फिर इन्होंने एक जो बात कही, मैं कह रहा हूँ 2 जून 2016 5 बजे अपराह्न मथुरा उत्तर प्रदेश में 24 लोग मारे गए, 2 पुलिस अधिकारियों सहित। ठीक है,
मैं प्रकरण आपको बता दे रहा हूँ। डीएसपी इंस्पेक्टर संतोष यादव मारे गए थे। रामवृक्ष यादव, मथुरा रामवृक्ष यादव कांड 2016 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मत गिनिए, जल्दी से अपनी पॉइंट को रखिए, जल्दी से। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, ये तो पता नहीं कब कहाँ क्या बता रहे थे, मैं तो डेटा के साथ बता रहा हूँ ना कि जून 2013 में जब हत्या हुई उनकी, क्या कहते हैं, जियाउल हक की, तो 13 में तो भाजपा की सरकार नहीं थी, 16 में रामवृक्ष यादव हत्याकांड हुआ, भाजपा की सरकार नहीं थी, और 16 मुजफ्फरनगर दंगे जब हुए तो भाजपा की सरकार नहीं थी, शाहजहांपुर में पत्रकार हत्याकांड जब हुआ तो भाजपा की सरकार नहीं थी, बुलंदशहर में 2 दलित बच्चियों को बलात्कार करके मार के पेड़ से टांग दिया गया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। आप सुनिए, छोटा सा पॉइंट, अनन्या जी, छोटा सा पॉइंट जल्दी से रत्नेश जी। गोंडा के सीएमओ हुआ करते थे, उनको जब समाजवादी पार्टी के मंत्री विनोद कुमार सिंह को पंडित सिंह ने किडनैप कर लिया था रात में, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। जब क्या कहते हैं, समाजवादी पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने सीओ को हजरतगंज में बोनट पे बांध के दौड़ाया था। जिस तरह से रत्नेश जी लगातार विपक्ष पे जो आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कब रही है और विपक्ष की सरकार कब रही है और विपक्ष में क्या क्या संशोधन किए गए हैं, ये आपने सुना है बहुत ही बखूबी। मुझे लगता है कि इंदिरा गांधी को लेकर भी उन्होंने कई पॉइंट्स को रखे हैं, तो जवाब जल्दी से दे दीजिए क्योंकि सरकार आपकी थी उस टाइम। भारत माँ के लाल सुबोध सिंह पर गोली चलाई गई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, क्या कांग्रेस सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी? जब किसानों के सीने पर गाड़ी चढ़ाई गई गुंडे गृह राज्य मंत्री के बेटे के द्वारा, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी या किसी और की सरकार थी? उन्नाव में भारतीय जनता पार्टी का नेता और विधायक द्वारा अब रेप किया जाता है और जो पीड़िता के परिवार को जुडिशियल कस्टडी में मार दिया जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी या किसी और पार्टी की सरकार थी? जब चिन्मयानंद पर छोटी बच्चियों के ऊपर रेप का आरोप आता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चतराई करना बंद कर दो, चतराई करना बंद कर दो। फैजाबाद की जेल से बर्थडे मनाते हुए वीडियो वायरल होता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। जेल के अंदर एक अपराधी दूसरे अपराधी को गोली मार देता है, फतेहगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। प्रदेश में पहली बार स्टेन गन चलती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। इस देश में लखनऊ ने, राजधानी ने पहली बार स्टेन देखी, पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। इस देश ने प्रदेश ने 47 की गर्जना लखनऊ में देखी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। इस प्रदेश सदन के अंदर सदन के मुखिया ने सदन को यह बताया कि एक अपराधी मारा गया और सदन ने सभा के स्वागत किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तो आप गुंडों की सरकार है जिस सरकार में आधे जिस तरह से सभी मेहमानों ने अपनी अपनी बातों को रखा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए। और इस डिबेट में सभी लोगों ने अपने अपने पॉइंट्स को रखा कि किस तरह से कौन सी पार्टी की जब सरकार रही है तो किस तरह से संविधान में संशोधन हुआ है, किन किन बातों को लेकर संशोधन हुआ है। जहां पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी पर लगातार इल्जाम लगाते आइए, इंदिरा गांधी का भी जिक्र किया है और लगातार इस बात को भी रखा गया कि नेगेटिव पॉइंट को लेकर कांग्रेस पार्टी ने संशोधन किया तो भारतीय जनता पार्टी पॉजिटिव पॉइंट्स को लेकर की है, जिसमें देश की जनता का विकास है, उसके हित में कई ऐसे पॉइंट्स है जिसको ऐड किया गया है। ऐसे में सवाल जाकर यहां पर खड़ा हो जा रहा है कि अगर कर्नाटक की सरकार 4% आरक्षण उन ठेकेदारों, जो सरकारी ठेकेदार है, उनको अगर दे रही है तो भारतीय जनता पार्टी या फिर सत्ताधारी सरकार या फिर बाकी पार्टियों को इस बात का क्या दिक्कत है, कहां परेशानी हो रही है? ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का भी सवाल और जवाब जिक्र बार बार किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी 10 दिसंबर 2024 को यह बात कहा गया था कि धर्म के आधार पर संशोधन नहीं होगा संविधान में। ऐसे में विपक्ष लगातार इस बात को कह रहा है कि संविधान में कई बार संशोधन हुए हैं, अगर हम संशोधन कर रहे हैं तो अगर मुस्लिमों को आरक्षण देना चाहिए, देना होगा तो हम संविधान में भी संशोधन करेंगे। ऐसे में राहुल गांधी पर भी सवाल जाकर खड़ा हो जा रहा है कि राहुल गांधी बार बार जिस तरह से संविधान की किताब को लेकर संसद में घूम रहे होते, अपनी बातों को रख रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार आ जाएगी तो संविधान में संशोधन हो जाएगा। ऐसे में सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद से कौन कौन से संशोधन हुए हैं और कितने संशोधन हुए हैं, लेकिन संशोधन तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। इस डिबेट में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।